हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा इस यूट्यूब चैनल स्टडी पर मैं स्वागत करता हूं। और आज से हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र CDP। ये सीटेट के लिए है, पेपर 1 और 2 दोनों के लिए। 5 जुलाई को जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए हम लोग पढ़े। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? फर्स्ट ऑप्शन है, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। फर्स्ट का आप आंसर करें। फर्स्ट का राइट आंसर है फर्स्ट। आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। जहां पे संवाद होगा, बातचीत होगा, वहीं से तो बच्चे सीखेंगे। जहां पे संवाद होगा ही नहीं, वहां पे कैसे सीखेंगे? जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम और आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, और हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़े, आंसर देते गए और फिर सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ गए और आपको समझाए ही ना, तो इस तरह से नहीं होता। तो देखते हैं इसका डिटेल में और क्या बातें बताई जा रही है। किसी शिक्षक द्वारा जब अपनी पाठ्यचर्या में कक्षा के वातावरण को इस अनुकूल बना दिया जाता है कि कक्षा के सभी छात्र अपने शिक्षक से प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र हों। कक्षा में छात्र अपने शिक्षक से प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र हो, तो यह बच्चों में अधिगम यानी सीखने की प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाता है। अतः एक शिक्षक की भूमिका तब अधिक महत्व रखती है जब उपयुक्त वातावरण में बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। तो फर्स्ट का आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? यहाँ पे छोटा छोटा दिख रहा होगा क्योंकि इसका ऑप्शन काफ़ी बड़ा है। पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। सेकेंड ऑप्शन है, वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। तीसरा है, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हों और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली अलमारी जैसे शेल्फ में रखे हों जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट ऑप्शन है, अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो। तो सेकंड का आप आंसर करें। क्वेश्चन सेकंड का आप आंसर करें। इसका राइट आंसर होगा थर्ड। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हों और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली अलमारी शेल्फ, खुली अलमारी का मतलब शेल्फ खुद से में रखे हों जो कि दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। अधिगम, सीखने के समय छात्र उचित प्रकार से उस समय अधिक अधिगम करते हैं। अधिगम का मतलब यहाँ पे सीखना। जब छात्रों को कक्षा के अंदर स्वतंत्र गतिविधि वाले स्थान प्रदान किए जाते हैं, इस प्रकार के स्थानों पर जब छात्र एक साथ इन गतिविधियों में सम्मिलित होते हैं तो वहाँ अधिगम की प्रक्रिया तीव्र गति से होती है। इन सभी क्रियाओं के अतिरिक्त यदि विद्यालय द्वारा विभिन्न प्रकार के साहित्यों खुली अलमारी में शेल्फ में रखकर उपलब्ध कराया जाए तो अधिगम में सीखने कार्य अधिक सुगमतापूर्वक संपन्न किया जा सकता है। आप लोग समझ के होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। थर्ड नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाती है। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है।
वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एकरूपता बनाए रखती है। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करती है। 3 का आप लोग आंसर करें। 3 का राइट आंसर है फर्स्ट। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाती है। आइए इसका डिटेल देखते हैं। कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका अधिगम के संदर्भ में एक उपयुक्त संसाधन के रूप में मानी जाती है, जो प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को सूचना प्रदान करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। प्राथमिक स्तर के बच्चों की पाठ्य पुस्तकों में कहानी एवं रंगीन चित्र उन्हें रोचकता प्रदान करते हैं, जिससे बच्चे उनसे आकर्षित होकर अधिक तीव्र रूप से सीखते हैं। तो मेरे चैनल पे जो लोग नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर ज़रूर करें, और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जिसमें 15 या 30 क्वेश्चंस प्रत्येक दिन करवाया जाएगा। आप सिर्फ इससे कर लेंगे तो CDP में आपका 25 से अधिक नंबर आएगा। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा नंबर आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 है। जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही नंबर आपका आएगा। आप किसी भी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने घर पे आपके पास पुस्तक है तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और नहीं है तो यहाँ पे मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, आप यहाँ पे प्रैक्टिस करें। अभी बहुत टाइम है। आप डेली प्रैक्टिस 15-30 क्वेश्चन का भी करेंगे, सारे का यहाँ पे करवाया जाएगा, तो आपके 25+ नंबर आएंगे। बट मेहनत आपको भी करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 नंबर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 अपनी समझ से प्राप्त की है। संज्ञानात्मक सिद्धांत से प्राप्त की है, या मानवतावाद, या व्यवहारवाद, या रचनावाद। 4 का आंसर करें। 4 का राइट आंसर होगा 4, रचनावाद। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ रचनावाद से प्राप्त की है। रचनावाद एक अवलोकन और वैज्ञानिक सिद्धांत है। रचनावाद क्या है? एक अवलोकन और वैज्ञानिक सिद्धांत है जो बताता है कि बच्चों का अधिगम यानी सीखने की प्रक्रिया, अधिगम का मतलब होता है सीखना या सीखने की प्रक्रिया, किस प्रकार होता है। यह स्पष्ट करता है कि लोग वस्तुओं व पर्यावरण का अनुभव करके और अनुभवों पर प्रतिबिंबित करके दुनिया के संबंध में अपनी समझ और ज्ञान कैसे बनाते हैं। आप समझ गए होंगे। 4 का आंसर 4 है, रचनावाद। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 5 नंबर। यहाँ पे 5, चलिए इसे बड़ा कर देता हूँ, अब आराम से दिख रहा होगा। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं। 5 का आप लोग आंसर करें। यदि आपको आंसर देने के लिए समय कम पड़ रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज कर लें, आप आराम से आंसर दें, उसके बाद वीडियो को फिर प्ले करके देखें, क्योंकि मैं यहाँ पे ज़्यादा देर रुकूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। 5 का राइट आंसर है फर्स्ट, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। कक्षा के अंदर छात्रों द्वारा शिक्षकों से विविध विषयों के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि छात्र नियमित रूप से अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं तो प्रतीत होता है कि शिक्षक छात्रों को नियमित रूप से अधिगम की गुणात्मकता को समृद्ध करने हेतु उन्हें प्रेरित करते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए।
6 का आप लोग आंसर करें। 6 का राइट आंसर होगा फर्स्ट। 6 का राइट आंसर है फर्स्ट। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। समझ गए? जो बच्चों के अधिगम में सुधार करने में सर्वाधिक उपयुक्त है। ऐसा करने से बच्चों में क्या होता है? ऐसा करने से बच्चों में परस्पर सहयोग की भावना का विकास होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 7 नंबर, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, चुप्पी साधे रहने के लिए, शिक्षकों को निर्देश देने के लिए। तो 7 का आप लोग आंसर करें। देखिए फर्स्ट नंबर तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब बच्चों को रटवा नहीं सकते हैं, तो फर्स्ट नंबर तो नहीं हो सकता। बच्चा चुप्पी साधे रहने के लिए, उससे चुप्पी साधे रहने के लिए नहीं कर सकता। अभी 2 प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा संवाद। शिक्षकों को निर्देश देने के लिए, ये भी नहीं हो सकता। तो बच्चा कौन? सेकंड। तो इसका राइट आंसर होगा 2। बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटरिंग मीन्स निगरानी, मॉनिटरिंग का मतलब होता है निगरानी करने में मदद करता है। जब छात्र अपना स्वयं मूल्यांकन करते हैं तो उससे उन्हें अपनी गलतियों और प्रगति को जानने में मदद मिलती है। इससे उन्हें सीखने के सर्वश्रेष्ठ मार्ग मिलते हैं। जब आप अपना मूल्यांकन स्वयं करते हैं तो उसमें सुधार बहुत जल्दी होती है और अच्छे से होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8 नंबर, सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, थोड़ा छोटा कर दो। चलिए, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। 8 का आप लोग आंसर करें। 8 का राइट आंसर है 2। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। इस प्रकार विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। ध्यान दीजिएगा। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। विकास गुणात्मक चरणों में होता है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। 9 का आप लोग आंसर करें। 9 का राइट आंसर होगा 2। विकास गुणात्मक चरणों में होता है। ये पियाजे के अनुसार पूछा जा रहा है और यहाँ पे नहीं पूछ रहा है कि पियाजे के अनुसार कौन नहीं होता है। तो विकास गुणात्मक चरणों में नहीं होता है, यानी बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, सही है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, सही है। निरंतर अभ्यास से अधिगम होते हैं, पियाजे ने ये सारी बातें कहे हैं। तो होता कौन नहीं है, ये
2 नंबर, ये गलत है, तो इसका राइट आंसर होगा 2। तो 9 का राइट आंसर होगा 2। पियाजे स्विट्जरलैंड के रचनावादी मनोवैज्ञानिक थे। उनके द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से संबंधित एक विशद सिद्धांत है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। इनके अनुसार बालक द्वारा अर्जित ज्ञान के भंडार का स्वरूप विकास की प्रत्येक अवस्था में बदलता तथा परिमार्जित होता रहता है। अर्थात बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं तथा अपनी दुनिया के विषय में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं आप लोगों को ये सेशन कैसा लग रहा है। ऐसा ही सेशन और भी चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? अनुत्कर्मण्यता, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास या अहम मान्यता। 10 का आंसर करें। तो 10 का राइट आंसर होगा, बताइए, 2, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। यहाँ पे पूछ रहा है पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है, तो अनुत्कर्मण्यता होता है, प्रतीकात्मक विचार का विकास भी होता है, अहमन्यता भी होता है। यहाँ पे ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति नहीं होती है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। अपने पियाजे का थ्योरी पढ़ चुके होंगे तो आपको पता होगा। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है, जिसमें दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था तक होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है वो कितना, 2 से 7 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक स्वकेंद्रित व स्वार्थी न होकर दूसरों को संपर्क में ज्ञान अर्जित करता है, यानी सेल्फ नहीं होकर के दूसरों के साथ में रहकर ज्ञान को अर्जित करता है। वह खेल, अनुकरण, चित्र निर्माण तथा भाषा के माध्यम से वस्तुओं के संबंध में अपनी जानकारी अधिकाधिक बढ़ाता है। धीरे धीरे वह प्रतीकों को ग्रहण करता है, किंतु किसी भी कार्य के संबंध तथा तार्किक चिंतन के प्रति अभिनिभिज्ञ रहता है, मीन्स तार्किक चिंतन नहीं कर पाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है डैश, यहाँ पे इस चारों में से कौन सा आएगा? यहाँ पे चारों में से कौन आएगा? ये चारों ऑप्शन देख रहे हैं, कौन सा आएगा? डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। 11 का आप लोग आंसर करें। 11 का राइट आंसर है 11 का राइट आंसर है 4। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। यहाँ पे पूछ रहा है कि अलावा, यानी इसके अलावा कौन से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए, ये तो करते ही हैं। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, ये भी करते हैं। यह इनके इंद्रियों को उत्तेजित करते हैं। तो यह समय बिताने के एक सुखद तरीके हैं, ये वाला नहीं होगा। यानी के अलावा का मतलब निगेटिव सेंस में जाता है। तो इसके अलावा जो है वे बच्चे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये भूमिका नहीं निभाता है। 4 नंबर जो है वो भूमिका नहीं निभाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 12 निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? सही जवाब क्या है? क्या आप इस तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? 12 का आप लोग आंसर करें। तो 12 का राइट आंसर होगा
फर्स्ट, विभिन्न तरीकों से, क्वेश्चन दिख रहा होगा, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। जब अध्यापक द्वारा बच्चों से प्रश्न को विभिन्न तरीके से हल करने को कहा जाता है तो उन्हें वह गंभीरता से सोचने के लिए आमंत्रित यानी मजबूर करते हैं। इसलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलने से पहले 11 नंबर को और भी अच्छे से समझ लेते हैं। 11 नंबर में था, डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका राइट आंसर होगा 4, यह समय बिताने के एक सुखद तरीका के अलावा, यानी ये तीनों होंगे। खेल समय बिताने का एक सुखद तरीका है, परंतु इसके अतिरिक्त यह युवा बच्चों के विकास में निम्न प्रकार की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खेल के द्वारा बच्चों में सहयोगात्मक भावना का विकास होता है, यानी खेल के द्वारा बच्चों में सहयोगात्मक भावना का विकास होता है, बिल्कुल सही बात है। बच्चों में प्रतियोगी भावना का विकास होता है, ये भी होता है। बच्चों का शारीरिक विकास भी होता है, टीम वर्क की भावना विकसित होती है आदि। खेल से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, यही बताने का उद्देश्य था फिर से मुझे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में पूछ रहा है। परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई परीक्षण, रैंकिंग, व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग। आप 13 का आंसर करें। 13 का राइट आंसर होगा 2। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना। बच्चों द्वारा करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना आदि प्रगतिशील शिक्षा के सबसे अच्छा वर्णन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न कहता है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है। कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। जीवन सच्चा शिक्षक है। स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करें। 14 का आप लोग आंसर करें। 14 का राइट आंसर होगा 4। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करें। बच्चे के समाजीकरण के लिए स्कूल एक महत्वपूर्ण संस्था है, जहां बच्चे नए विश्व व समाज के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। स्कूल जीवन के विभिन्न पहलुओं के विषय में शिक्षा प्रदान करता है। अतः स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। यह बताता है कि शिक्षा स्वयं जीवन ही जीवन है। आप लोग समझ गए होंगे 14। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15 नंबर जो आज का लास्ट प्रश्न है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। उनके सिद्धांत की संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करते हैं। तो 15 का आप लोग आंसर करें। 15 का राइट आंसर होगा 4। यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। क्वेश्चन दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा। कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। अधिकांश लोग उच्च नैतिकता में विश्वास करते हैं तथा सोचते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। इस प्रकार वे अधिकांश कार्य नैतिक तर्क के अनुसार करते हैं।
तो आज का ये 15 प्रश्न थे और आप लोग बताएं कि आप लोगों को में से 15 में से आप लोगों को कितने कितने आए हैं। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। और यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करके जाइए। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में फिर 15 क्वेश्चंस लेके आते हैं। आप सभी लोगों का मेरा धन्यवाद।